दोस्तों नमस्कार। मैं वीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वीएल सर में। दोस्तों मध्य प्रदेश के भूगोल के सीरीज में आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम बुंदेलखंड के पठार का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि बुंदेलखंड के पठार की स्थिति कहाँ है, इसकी सीमा किन किन क्षेत्रों से लगी हुई है, और साथ ही में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में ही क्या इसका स्थिति है, और साथ ही में ही इसकी सीमा कौन कौन से ही भौगोलिक क्षेत्र से लगी हुई है। साथ ही में यहाँ की सारे विशेषताओं को हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहें चैनल पे ही, और यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। साथ ही में हम मैप के थ्रू तो देखेंगे ही, और ये जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको भी हम यहाँ पे ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने मैप पे। तो जैसे कि आप ये मैप देख पा रहे हैं, ये मध्य उत्तर प्रदेश का भाग है। यहाँ से ही ये आपका मध्य उत्तर प्रदेश का ये वाला एरिया जो है, आप यहाँ से ये देख पा रहे हैं, ये मध्य उत्तर प्रदेश का भाग है। और इसी भाग में से ही एक है अपना ये वाला भाग है बुंदेलखंड का। तो आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो है बुंदेलखंड का पठार, ये जो कि आपका एमपी और यूपी का समग्र भाग है। तो हम इसमें एमपी के भाग को अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इसकी सीमा और इसके विस्तार के बारे में डिटेल से बात करें तो इसके ये हो गया नॉर्थ, ये हुआ आपका वेस्ट, और ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया आपका साउथ। यदि आप देखें बुंदेलखंड की स्थिति को, तो एक तो ये मध्य उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर पूर्वी भाग में ही है, इस बात का ध्यान रखें, ये उत्तर पूर्वी भाग में ही है। और साथ ही में ही आप देखें इसके पश्चिम वाले भाग में ही क्या है, तो एक है मध्य भारत का पठार और दूसरा है आपका मालवा का पठार। तो ये हो गया आपका पश्चिम वाले एरिया में ही मध्य भारत का पठार है, और साथ ही में दक्षिण पश्चिम में ही आपका कहला जाएगा मालवा का पठार। और यदि आप देखेंगे कि इसके जस्ट दक्षिण में ही तो आपको मिलेगा रीवा पन्ना का पठार, और साथ ही में ही इस वाले एरिया में देखेंगे तो यमुना नदी के द्वारा ये इसकी उत्तर ये वाला जो एरिया है नॉर्थ और ईस्ट का यमुना नदी के द्वारा निर्धारित होती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पश्चिम में ही मध्य भारत का पठार, दक्षिण पश्चिम में ही आपका मालवा का पठार, दक्षिण में रीवा पन्ना का पठार, और उत्तरी सीमा में ही या उत्तर पूर्व में कह सकते हैं ये यमुना नदी के द्वारा इसकी सीमा निर्धारित होती है। ये थी स्थिति। अब आइए चलते हैं, देखते हैं इसका डिटेल। तो हमने मैप में देखा, साथ ही में अब इसका विस्तार देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है बुंदेलखंड का पठार। स्थिति की बात करें तो 24 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश। वही बात करें पूर्वी देशांतर की 77 डिग्री 51 मिनट से लेकर के 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। क्षेत्रफल की बात करें तो 23,737 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो है वो 7.7% भाग पे फैली हुई है। और साथ ही में ही आपका जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गया है टाइपिंग में, 300 से लेकर के 450 मीटर इसके समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। वहीं बात करें ज़िले की तो इसमें जो सम्मिलित ज़िले हैं वो है टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, भिंड के लहर तहसील तथा दतिया के भंडारे तहसील, वहीं शिवपुरी के करेरा, दिनारा और पिछोर तहसील आते हैं। साथ ही में सागर, पन्ना, छतरपुर और ग्वालियर के कुछ भाग इसमें आते हैं। तो ये है बुंदेलखंड के पठार में सम्मिलित जिलों की संख्या। साथ ही में आगे देखते हैं बुंदेलखंड पठार मध्य उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने देखा था कि किस भाग में ही, तो उत्तर और पूर्वी भाग में ही है। यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जिसे स्थानीय रूप से ही क्या कहते हैं, टार या टोर कहते हैं। ये कई बार आपके एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। बुंदेलखंड पठार में बीच बीच में डाइक से बनी पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ही कई बार पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में डाइक की पहाड़ियाँ मिलती है या डाइक की पहाड़ियों की एग्जाम्पल है, तो बुंदेलखंड पठार आप लोग ध्यान रखें। आगे देखते हैं सीमा। तो जैसे कि इसकी उत्तरी सीमा यमुना नदी से बनती है, दक्षिण में मालवा का पठार
वह रीवा पन्ना का पठार पूर्व में ही क्या है, रीवा पन्ना पठार, तथा पश्चिम में मध्य भारत का पठार। इस बात का ध्यान रखें, और हम लोगों ने पहले ही देखा था मैप में। अब बात करते हैं उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ। इस पठार के उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ बेतवा और धसान हैं, जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। बुंदेलखंड पठार के कुछ हिस्से समतल प्राय मैदान के भी उदाहरण है। प्रमुख शिखर की बात करें तो तीन तरफ से ही पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी, नरहट कगार तथा चंदेरी पार्ट से अर्धचंद्राकार रूप में फैला हुआ है। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसा कौन सा पठार है जो अर्धचंद्राकार रूप में फैला हुआ है, तो आपका बुंदेलखंड पठार है। आगे देखते हैं सर्वाधिक ऊंची चोटी। तो यहाँ के जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो है सिद्ध बाबा, जो कि 1172 मीटर ऊंची है। अब बात करते हैं इसकी शैल, यानी कि किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो इस पठार का निर्माण पूरा कैब्रियन क्रम की गुलाबी नीस, बिजवावर नीस क्रम तथा विंध्यन क्रम के शैलों से हुआ है। वहीं गुलाबी तथा लाल भूरे रंग के ग्रेनाइट शैलों के लिए, है ना, ये प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं प्रमुख नदियों की बात करें यहाँ पे ही, तो उर्मिल, सिंध, बेतवा, जो कि मध्य प्रदेश की गंगा है, कई बार आपके पीबी और एमपीपीएससी में ही प्रश्न आ चुका है। साथ ही में ही केन, और साथ ही में इसकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं, जो आपको विशेष ध्यान रखना है। जलवायु किस प्रकार की है, तो विषम जलवायु पाई जाती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्मी और शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडी। तो यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, तो विषम। वहीं तापमान और वर्षा की बात करें तो इस क्षेत्र की औसत वर्षा जो है वो 75 सेंटीमीटर से लेकर 130 सेंटीमीटर है। साथ ही तापमान की बात करें तो 40 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री यहाँ के औसत तापमान की रेंज है। साथ ही में शीतकाल में 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ तापमान रहता है। प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सागौन, तेंदू, पलास, नीम, महुआ इस क्षेत्र की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। चूँकि बारिश कम होती है तो सीधी सी बात है इस एरिया में ही पतझड़ टाइप के वन भी मिलेंगे। आगे देखते हैं खनिज। खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं है, परंतु छतरपुर में हीरे के भंडार प्राप्त हुए हैं। वहीं बात करते हैं मृदा व फसल के, तो यहाँ लाल, काली और दोमट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की फसल की बात करें तो गेहूँ, ज्वार, तिल और सरसों आदि की फसलें पाई जाती हैं। उद्योग दृष्टि से देखें तो छतरपुर और दतिया में सीमेंट तथा बीड़ी बनाने की स्थापना हुआ। अशोकनगर का चंदेरी जरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक परिदृश्य से देखें तो बुंदेलखंड को प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा माना जाता है। यह संपूर्ण क्षेत्र चंदेलों और बुंदेलों का क्षेत्र रहा है। पर्यटन केंद्रों की बात करें तो खजुराहो तथा दतिया का पीताम्बरा पीठ एवं सोनगिरी प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं। अभ्यारण्य की बात करें तो केन अभ्यारण्य घड़ियाल संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। वहीं प्रमुख नृत्य व लोक नाट्य की बात करें तो राई, बधाई, स्वांग, सहरा, नौटंकी इस क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य व लोक नाट्य हैं। प्रमुख पर्व की बात करें तो हरदौल की मनौती तथा आखा तीज प्रमुख पर्व है। लोक गायन की बात करें तो जागनिक रचित आलाखंड, घाक की कहावतें तथा ईश्वरी की फाग प्रमुख लोक गायन हैं। ये था संपूर्ण बुंदेलखंड का एक सामान्य परिचय। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।